गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज पिछली क्लास से आगे पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था आयनन एंथैल्पी और उस आयनन एंथैल्पी में अक्षर उसके आगे आज हम पढ़ेंगे बेटा संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था पढ़ेंगे आगे। जो कहें आक्सीकरण अवस्था कह सकते हैं और डिप्लो तत्व में महत्वपूर्ण गुण है। डिप्लो तत्व जो है या संक्रमण तत्व का महत्वपूर्ण गुण है। अब देखिए एक एक करके हम तत्व देखते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, आयरन, कोबाल्ट, फिर निकेल, कॉपर और जिंक। तो देखिए बेटा स्कैंडियम जो है उसकी आक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो स्कैंडियम की आक्सीकरण अवस्था जो होती है वो है C21, इसका परमाणु क्रमांक होता है +3 आक्सीकरण अवस्था। टाइटेनियम होता है वो बेटा +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है। वेनेडियम बेटा +2 से +3 और फिर +4 +5। उसके बाद में क्रोमियम का बेटा होता है +1 से और +2 +3 +4 +5 +6 तक। उसके बाद में एमएन देखिए बेटा +2 से लेकर +7 तक आक्सीकरण अवस्था होती है। उसके बाद में है कि ऑक्सीकरण अवस्था +2 से +4 तक। उसके बाद में कोबाल्ट की भी +2 से आक्सीकरण अवस्था +4 तक। निकेल की भी आक्सीकरण अवस्था +2 से लेकर के +4 तक आक्सीकरण अवस्था। और कॉपर है उसकी आक्सीकरण अवस्था +1 और +2। उसके बाद में जिंक की आक्सीकरण अवस्था +2 होती है। इस प्रकार ये परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था वाली 3D श्रेणी है। 3D श्रेणी संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम 21 से लेकर के और जिंक 30 तक। अब देखिए क्योंकि सारे के सारे धातु हैं और ये बेटा बनाते हैं धनायन। स्कैंडियम ओनली केवल +3 आक्सीकरण अवस्था, केवल। इसका देखिए कारण ये भी पूछा जाता है कि स्कैंडियम केवल आक्सीकरण अवस्था +3 क्यों दर्शाता है। तो स्कैंडियम +3 की कंडीशन के अंदर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। यानी ये जो है वो 18 और इसको हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है स्कैंडियम C+। यानी बाहरी कोश में देखिए बेटा अष्टक विन्यास और बाहरी कोश में अष्टक विन्यास आने का मतलब अमुक जो तत्व वो आयन है वो स्थायी है, स्टेबल है। तो उसके बाद में टाइटेनियम है वो +2 से 4, वेनेडियम +2 से 5 तक, क्रोमियम जो है +1 से +6 तक। उसके बाद में एमएन देखिए यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 3D संक्रमण श्रेणी का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है बेटा। मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था ये होती है एमएन की। एमएन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी है कि 3D श्रेणी के अंदर परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करने वाला तत्व तो स्कैंडियम। उसके बाद में सेकंड उत्तर जिंक का भी दे सकते हैं इस संदर्भ में, क्योंकि जिंक भी केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। Fe हो गया कोबाल्ट +2 से 4, निकेल +2 से 4, कॉपर देखिए +1 और क्रोमियम भी +1 है। तो क्रोमियम और कॉपर +1। इसके बाद में जिंक देखिए केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था, केवल +2। अब देखिए मिडल +2 की कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा बेटा 1s2 2s2 2p6। उसके बाद में 3s2 3p6 और 3d10 सॉरी। तो यहाँ जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ऐसा विन्यास होता है उसको हम कहते हैं बेटा आभासी अक्रिय गैस विन्यास। ये भी स्टेबल होता है, स्थायी होता है। आभासी अक्रिय गैस विन्यास, आभासी अक्रिय गैस विन्यास होता है। आभासी अक्रिय गैस विन्यास बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होना आभासी अक्रिय गैस विन्यास कहलाता है। तो इस प्रकार से परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है डी ब्लॉक का। तो यहाँ यदि हम एक दो बिंदुओं की ओर बात करें तो देखिए हम पुनः इस आक्सीकरण अवस्था के अलावा यहाँ कहें कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे कि N-1D व NS में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए N-1D का मतलब होता है 3D की बात कर रहे हैं यहाँ, और NS का मतलब भारी फॉस्फोरस। इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे अगर संक्रमण तत्व परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था एक से अधिक प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में जो
वे तत्व कौन से हैं जो परिवर्तनशील आंशिक अवस्था नहीं प्रदर्शित करते हैं? वो है स्कैंडियम K1 + K1, और ऐसे ही Zn वो है वो +2 ओनली। और इसका दोनों का कारण देते हैं, दोनों परिवर्तनशील आंशिक अवस्था नहीं प्रदर्शित करते हैं। कारण देते हैं स्कैंडियम +3 का मतलब ऊपर आपको बता दिया हमने, सक्रिय गैस विन्यास, बाहरी कोश में आभासी सक्रिय गैस विन्यास, और Zn+2 के लिए हम कहेंगे आभासी सक्रिय गैस विन्यास। तो परिवर्तनशील आंशिक अवस्था नहीं प्रदर्शित करने वाला मतलब स्कैंडियम हो गया, जिंक हो गया। उसके बाद में तीसरी बात आती है बेटा कि 3D संक्रमण श्रेणी के अंदर 3D श्रेणी में मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है? तो तत्व हो गया Mn+7, और उसका कारण हम देते हैं कि 3D5,4s2 यानी मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है +7 ऑक्सीकरण अवस्था Mn प्रदर्शित करता है। उसके बाद में अगली बात जो है वो है, चौथी बात है कि +1 और +1 ऑक्सीकरण अवस्था में कौन है? Cr है, क्रोमियम और कॉपर। कॉपर प्लस ये Cr+1 प्रदर्शित करेगा तो विन्यास हो जाएगा 3D5 अर्धगोल विन्यास, और कॉपर +1 प्रदर्शित करेगा तो विन्यास हो जाएगा बेटा 3D10+1, यानी कि यहाँ जो है वो अर्धगोल विन्यास और यहाँ पूर्ण पूरित विन्यास। तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन से हो गए? एक क्रोमियम हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? कॉपर हो गया। उसके बाद में एक बात हम यहाँ और आगे कहेंगे, पांचवा बिंदु की बात करें तो पांचवें बिंदु के लिए हम कहेंगे कि स्कैंडियम से Mn तक ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ता है। इसका कारण देते हैं हम बेटा स्कैंडियम से जैसे जैसे हम Mn की तरफ जाते हैं तो B के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे स्कैंडियम परमाणु की बात करें तो D में इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ 1 होता है, यहाँ टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन 2, D में वैलेडियम में इलेक्ट्रॉन 3, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन 5, Mn में भी इलेक्ट्रॉन 5। तो लगातार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण ये परिवर्तनशील आंशिक अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और जैसे ही हम आगे चलते हैं इन तत्वों में आगे तो परिवर्तनशील आंशिक अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति कम होती है। उसका हम कारण देते हैं कि जैसे जैसे हम FeCuNi ऊपर और जिंक की तरफ बढ़ते हैं तो D जो कोश के जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते जाते हैं, इसीलिए आगे के तत्वों में परिवर्तनशील आंशिक अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति जो है वो बेटा कम होती है। अब इसी से रिलेटेड आगे देखिए, आगे जो है वो है कि संक्रमण तत्वों में अधिकांश यौगिक होते हैं। संक्रमण तत्वों में जो अधिकांश यौगिक होते हैं, संक्रमण तत्वों में अधिकांश यौगिक जो होते हैं, संक्रमण तत्वों में अधिकांश यौगिक जो है बेटा, अधिकांश यौगिकों में F यानी फ्लोरीन व ऑक्सीजन से ही क्यों बने होते हैं? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी कि संक्रमण जो तत्व है उनमें अधिकांश यौगिक जो होते हैं उनमें F और O के साथ वो क्यों बने होते हैं? इसका आंसर जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही शानदार। इसका कारण यह है कि F व O का आकार छोटा, F व O का आकार छोटा, F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, आकार छोटा। हमें पता है कि प्रत्येक वर्ग के अंदर पहला तत्व 17वें की बात करें तो फ्लोरीन आता है, पूरे पर छोटे बात करें तो ऑक्सीजन आता है। तो प्रत्येक वर्ग में इन दोनों का आकार छोटा, वह दूसरी बात हम कहेंगे आकार छोटा देना, वह En अधिक होती है, विद्युत ऋणता अधिक होती है। जैसा कि हम पढ़ते हैं FON, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद में हाइड्रोजन। पूर्व में हमने आपको बताया था कि फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणी है, फिर ऑक्सीजन है, और उसके बाद में जो है उससे कम आता है नाइट्रोजन, कम विद्युत ऋणी। उसके बाद में अगला बिंदु आता है संक्रमण तत्वों के ऑक्साइडों, की अम्लीय प्रकृति। तो बेटा संक्रमण तत्व जो जितने भी ऑक्साइड होंगे उनकी अम्लीय प्रकृति समानुपाती होती है हमेशा उस तत्व की आक्षीकरण अवस्था की रिलेशन है ये कि संक्रमण तत्व के जो ऑक्साइड होते हैं उन ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति समानुपाती होता है उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है उसके समानुपाती होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण अंक
में Cr का ऑक्सीकरण अणु जो है वो बेटा हो गया जो है वो 2x - 14 = 0 और x = हो गया +7। तो ऑक्सीकरण अवस्था मैक्सिमम होने के कारण ये ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी बेटा, ये अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड हो गया, ये अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड हो गया। इसकी प्रकृति है क्रोमियम का जो ऑक्साइड है उसकी प्रकृति है अम्लीय। उसके अलावा देखिए Cr में Cr का ऑक्सीकरण कितना हो जाएगा बेटा, ऑक्सीकरण होगा +2, Cr का ऑक्सीकरण +2। ये जो प्रकृति है इस ऑक्साइड की वो प्रकृति हो गई बेटा क्षारीय प्रकृति हो गई, क्षारीय प्रकृति। यानी जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कुछ होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। इसी प्रकार Mn2O3 अन्य एग्जांपल है। Mn2 एग्जांपल की बात करें तो Mn2O3 में Mn का ऑक्सीकरण, Mn का ऑक्सीकरण जो है बेटा कितना होता है, Mn का ऑक्सीकरण हो गया 2x - 6 = 0, x = +3। इसकी प्रकृति हो गई है, ये प्रकृति का होता है ऑक्साइड। तो जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है उनकी प्रकृति अम्लीय, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था बहुत कम होती है उनकी प्रकृति क्षारीय, और जिनमें ऑक्सीकरण अवस्था मध्यवर्ती होती है उनकी जो प्रकृति होती है वो बेटा जो है उसकी प्रकृति जो होती है वो उभयधर्मी प्रकृति के वो होते हैं। उसके बाद में देखिए कुछ संक्रमण तत्वों के यौगिक हैं, उन यौगिकों में उस संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, तो उस ऑक्सीकरण अवस्था को पढ़ने के लिए कुछ संक्रमण तत्वों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, कुछ संक्रमण यौगिकों, संक्रमण तत्वों के यौगिकों में, संक्रमण तत्व के यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। एग्जाम्पल क्या क्या है, बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है, हालांकि ये सारे के सारे हम नवे पार्ट में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन वाले में। NiCO4 इसका नाम है बेटा टेट्राकार्बोनिल निकिल और शून्य, यानी निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, शून्य निकिल की, क्योंकि कार्बोनिल होता है उसकी सामूहिक ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण चेन वाले पार्ट में जैसा कि हमने पढ़ा है सामूहिक ऑक्सीकरण अवस्था उसकी जो होती है वो जो है वो शून्य होती है। तो Na का ऑक्सीकरण अवस्था शून्य हो गई यहाँ, तो टेट्राकार्बोनिल निकिल शून्य में Na की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो बेटा शून्य होती है, ऑक्सीकरण अवस्था शून्य। नवे पार्ट में भी हम पढ़ेंगे संकुल यौगिक है। दूसरा एग्जांपल है FeCO5, इसको हम पढ़ते हैं पेंटा और कार्बोनिल आयरन शून्य, पेंटा कार्बोनिल आयरन शून्य पढ़ते हैं में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो बेटा शून्य होती है, ऑक्सीकरण अवस्था शून्य। तो ये हमारे जो संक्रमण जो तत्वों से बने यौगिक हैं उस जिनमें जो है वो तत्व है उस संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था है उसका मान कितना है, शून्य होता है। उसके बाद में अगला बिंदु आता है बेटा अंतराकाशी यौगिक। संक्रमण तत्वों में जैसा कि शुरुआत में हमने आपको संक्रमण तत्वों के गुण बताए थे, और संक्रमण तत्वों के गुणों में हमने जो है संक्रमण तत्वों के गुणों में हमने अगला जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा, उसके बाद में अगला गुण आता है उसको हम कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। तो संक्रमण जो धातु है वो अंतराकाशी यौगिक बनाते कहते हैं इसे। देखिए कोई भी धातु होती है उसकी क्रिस्टलीय व्यवस्था निबिड़ संकुलित होती है, कोई भी धातु की क्रिस्टलीय व्यवस्था निबिड़ संकुलित होती है, और ये ठोस अवस्था में पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय व्यवस्था में निबिड़ संकुलन के दौरान बीच में रिक्त स्थान रह जाते हैं, इन रिक्त स्थानों को अंतराकाश कहते हैं, रिक्त स्थानों को अंतराकाश। और इस अंतराकाश में छोटे आकार के परमाणु जैसे कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, बोरोन हुआ, है ना, ऑक्सीजन हुआ, ये दर्शा दिए जाते हैं। हाइड्रोजन हुआ, छोटे आकार के परमाणु जो है वो
हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, छोटे आकार के जो परमाणु को इनके अंदर धसा दिए जाते हैं, और इनके धसा देने से जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को हम अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। और ये अंतराकाशीय यौगिक जो होते हैं वो संक्रमण धातु बनाती हैं, और इन अंतराकाशीय यौगिकों के जो गुण होते हैं वो गुण है, जब हमें पता है कि ये यौगिक जब क्रिस्टलीय व्यवस्था होते हैं तो क्रॉस पैकिंग होती है, लिपिड संकलन व्यवस्था होती है, तो जब इनके अंदर थोड़ा बहुत गैप था, उस गैप के अंदर भी छोटे आकार के परमाणु हमने धसा दिए, फंसा दिए इसके अंदर, तो इनका जो एमपी और बीपी होता है, एमपी और बीपी वो उच्च होता है, एमपी बीपी उच्च होता है, उच्च होता है। और अगला बिंदु है ये कठोर होते हैं, बहुत ही कठोर हो जाते हैं, कठोर होते हैं। और अगला बिंदु है ये अरस समीकरण मिति होते हैं, रस समीकरण मिति होते हैं, रस समीकरण मिति होते हैं। अगला बिंदु है जो है वो ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, क्रिया करने वाले नहीं होते। रस समीकरण मिति का मतलब होता है, जैसे मैं बात करूं कि Fe और H है, इसमें यदि बाय द वे ये ऐसा हो तो ये रस समीकरण मिति प्रकार का यौगिक कहलाता है। या यूं कहें और V और H का कोई कंपाउंड है, इसके अंदर मान लो ये 95 है या 0.95, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं वो रस समीकरण के यौगिक होते हैं। तो ये अंतराकाशीय यौगिकों के द्वारा ही बनते हैं। अंतराकाशीय यौगिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इनके गुण। उसके बाद में अगला जो डीप्लो का गुण आता है वो होता है उत्प्रेरकीय गुण। जैसा कि शुरुआत में हमने संक्रमण तत्वों के यौगिक बताए थे, तो अगला जो आता है वो है उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण डीप्लो धातु का अगला गुण उत्प्रेरकीय गुण। तो संक्रमण तत्व है या डीप्लो की जो धातुएं होती हैं, संक्रमण तत्व या डीप्लो की धातुएं होती हैं, वो उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। ये गुण जो है वो इनमें किन के कारण होता है वो देखिए, इनमें उसका कारण है कि संक्रमण तत्वों में N-1D रिक्त कक्षकों का होना, रिक्त कक्षकों का होना। और जब ये रिक्त कक्षक होते हैं तो ये उत्प्रेरक सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। तो कार्यकारी पदार्थ जो भी होता है, कार्यकारी पदार्थ सबस्ट्रेट जो होता है वो कैटेलिस्ट के साथ क्रिया करके और कॉम्प्लेक्स बना देता है, और कॉम्प्लेक्स जो है वो बाद में टूट करके क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो है वो प्रोडक्ट बना देता है। तो संक्रमण तत्वों के अंदर N-20 रिक्त कक्षकों का उपयोग करते हैं, कार्यकारी पदार्थ के साथ इनकी रिएक्शन होती है, और उसके बाद में कैटेलिस्ट होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं और जो उत्पाद बन जाता है। इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए, जैसे हाबर विधि से अमोनिया का निर्माण, जैसे हाबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं तो उसमें रिएक्शन होती है N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3 N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपीय होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, और इसके अंदर कैटेलिस्ट जो होता है, उत्प्रेरक जो है वो काम में लिया जाता है FeMO। ये 3D संक्रमण श्रेणी का है, ये 4D का है पॉलीप्लेटिनम। तो ये उत्प्रेरक सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। FeMO की उपस्थिति में इनमें एक उत्प्रेरक है, एक उत्प्रेरक को बढ़ाने वाला प्रमोटर है, वर्धक जिसको हम कहते हैं। तो हाबर विधि से अमोनिया का जब निर्माण होता है तो उसमें जो है वो उत्प्रेरकीय गुण क्या है, FeMO। तो दूसरा एग्जांपल हमारा है वो है क्या नाम उसकी, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। यूं कहें तेलों का हाइड्रोजनीकरण, क्योंकि एल्कीन जो है उनको हम तेलीय पदार्थ बेटा कहते हैं। देखिए एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन के साथ, और उत्प्रेरक यहाँ होता है निकेल उत्प्रेरक जो 3D श्रेणी का है, और अंत में बन जाता है CH3 एथेन। तो ये उत्प्रेरकीय गुण है। निकेल यहाँ किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का। एथीन का हाइड्रोजनीकरण हो, उसके अलावा HDPE, तीसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ, HDPE का निर्माण
और HDP क्या है बेटा? HDP है, हम पढ़ेंगे वो है बहुलक। तो ये एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल हो गए उत्प्रेरक सक्रियता के लिए कि किस प्रकार से उत्प्रेरक कार्य करके और जो है वो प्रोडक्ट बना देता है। अगला है तीसरा एग्जाम्पल है वो है HDPE का निर्माण। तो HDPE का निर्माण जो है उसमें देखिए HDPE में हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, इसका फुल फॉर्म है उच्च घनत्व पॉलीथीन या उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके N जो मोनोमर है एकलक इकाइयां एथीन की N मोनोमर इकाइयां जो उत्प्रेरक है तशीगलर उत्प्रेरक नटा उत्प्रेरक। तशीगलर नटा उत्प्रेरक वो होता है C2H5 और थराइस Al प्लस ClCl4। ये कहलाता है तशीगलर नटा उत्प्रेरक। तशीगलर नटा उत्प्रेरक या जिगलर नटा उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो C2H5 को थराइस Al ट्राइएथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में एथीन का बहुलकीकरण होकर के और HDPE बनता है। और HDPE का मतलब होता है जो हम पढ़ते हैं उच्च घनत्व पॉलीएथीन, उच्च घनत्व हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, उच्च घनत्व पॉलीएथीन। इस प्रकार से ये डिप्लोकी धातु हैं उनके उत्प्रेरकीय गुण कहलाते हैं। उसके अलावा उत्प्रेरकीय गुण कहलाते हैं। और चौथा बिंदु हम देखिए पढ़ते हैं यही एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंदर बहुत सारी ऐसी डिग्री हैं जो उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। उसके अलावा एक है ओस्टवाल्ड प्रक्रम में HNO3 के निर्माण में ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा HNO3 का निर्माण होता है और उसमें जो अमोनिया है उसका ऑक्सीकरण होता है और वो बन जाता है NO + H2O। और ये ऑक्सीकरण जो होता है वो PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। अमोनिया का ऑक्सीकरण जो है वो PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो ये अमोनिया का ऑक्सीकरण है नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना जिससे आगे चल करके और HNO3 का निर्माण होता है। इस प्रकार ये उत्प्रेरकीय गुण जो है वो क्या है और इन उत्प्रेरकीय गुणों के लिए किस प्रकार से हम करते हैं, किस प्रकार से इनके एग्जाम्पल देते हैं। अगला बिंदु आता है बेटा, अगला बिंदु का गुण आता है वो है रंगीन यौगिक बनाना। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाना। तो देखिए संक्रमण तत्व का कोई भी आयन, संक्रमण तत्व का कोई भी आयन या उसका यौगिक में तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी उपकोष के कक्षकों में, डी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि हो तो वह आयन ऑब्लिक यौगिक जो होता है वो हमेशा रंगीन होता है, रंगीन होता है। होना क्या चाहिए? डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ग्लूकोज के कक्षकों में। तो ग्लूकोज में 5 कक्षक होते हैं और पांचों में एक कक्षक में भी यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो आयन या वो डी ब्लॉक का यौगिक जो है रंगीन होगा। और दूसरी बात, यदि डी उपकोष के कक्षकों में आयन या यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो यौगिक जो होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। ये हमेशा दो बार याद रखें। डी ब्लॉक का कोई भी आयन के बारे में आपको पूछ सकता है कि अमुक डी ब्लॉक का ये आयन रंगीन है या रंगहीन है, या जो है वो और जो है वो बात ये पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक का एक यौगिक दे दे आपको और उसको पूछ लें कि इसका रंग ऐसा क्यों होता है या रंगीन क्यों होता है और ये रंगहीन क्यों होता है। तो उसको देखने के लिए हमें
डिप्लॉक की परमाणु जो है या संक्रमण तत्व जो परमाणु अवस्था में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, उसके बाद में उसके आयनिक अवस्था में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। फिर ग्लूकोज की कक्षकों में यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो वो रंगीन होगा, यदि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है युग्मित है तो वो रंगहीन होगा। तो देखिए एग्जांपल लेने से पहले कैसे हम रंग की व्याख्या करते हैं। तो रंग की व्याख्या किसी प्रकार की जाती है, हम इससे आगे वाला पार्ट है उसमें एक सिद्धांत पढ़ेंगे जिसका नाम है सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे डिप्लॉक की धातु किसी लिगेंड से जुड़ जाती है तो ड्यूकोस के जो पांचों कक्षक होते हैं, ड्यूकोस के जो पांचों कक्षक होते हैं वो पांचों कक्षक दो भागों में बंट जाते हैं। तीनवे कक्षक कौन कौन से, डीएक्सवाई, डीवाईजेड, टीजेडएक्स, जिनको सामूहिक रूप से T2G कहते हैं, और दो वे कक्षक जिनको सामूहिक रूप से EG कहते हैं वो होते हैं dx² - y² और dz²। तो डिप्लॉक की कोई भी धातु जब संकुल यौगिक बनाती है उसमें जब लिगेंड से जुड़ी होती है तो पांचों डी कक्षक यहाँ डी ऊर्जा में एक समान थे, डी पांचों जो डी कोष के जो कक्षक है वो एक समान थे, इनको हम यहाँ कहेंगे समभ्रंश कक्षक कहेंगे, समभ्रंश कक्षक कहेंगे इनको। और जैसे लिगेंड से जुड़ जाता है तो पांचों कक्षक दो भागों में बढ़ जाते हैं। तीनवे कक्षक जिनकी ऊर्जा कम होती है उन्हें T2G कहते हैं, वो होते हैं dxy, dyz, dz। और दो वे जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है उन्हें सामूहिक रूप से EG कहते हैं, वो होते हैं dx² - y² और dz²। क्यों ये तीनों कक्षक नीचे होते हैं, क्यों ये दो कक्षक ऊपर होते हैं, ये हम अगले इससे आगे वाले पार्ट जिसमें पढ़ेंगे सीएफटी थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, उसमें हम आपको बताएंगे। तो रंग की व्याख्या करने के लिए क्या होता है कि रंग की व्याख्या करने के लिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मान लीजिए D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इसको यदि हम ऊर्जा देते हैं तो ये ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है, और ऊर्जा का बेटा ये अवशोषण करके और उच्च कक्षा में चला जाता है, उच्च कक्षा में चला जाता है। जब ये वापस निम्न कक्षा में आता है जो कि स्थायी होती है उस दौरान ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और ये उत्सर्जित प्रकाश जो होता है वो हमें रंगीन दिखाई देता है। तो कहने का मतलब रंग की व्याख्या करेंगे हम, तो रंग की व्याख्या करने के लिए डी संक्रमण से रंग की व्याख्या करते हैं। डी संक्रमण होता है, और डी संक्रमण का मतलब होता है T2G से जब ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा का अवशोषण करके EG में चला जाता है, क्योंकि EG उच्च ऊर्जा वाली अवस्था है, वो अस्थायी होती है, इसलिए वापस जब वो निम्न में आता है T2G में तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, वो उत्सर्जित प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, और वो इस अवशोषण रंग का हमेशा पूरक रंग होता है। इस प्रकार जब भी रंग की व्याख्या करेंगे तो किसी भी परमाणु के जो लोअर स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं निम्नतम अवस्था, आद्य अवस्था, स्थायी अवस्था, वहां से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देने पर ऊर्जा का अवशोषण करके कार्बन को उच्च कक्षा में चला जाता है, और उच्च कक्षा में वहां अस्थायी अवस्था होती है, इसलिए वो ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस निम्न कक्षा में आता है। उस समय जो है वो उत्सर्जित प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, रंग जो होता है वो अवशोषण रंग का रंग पूरक होता है। इस प्रकार डी संक्रमण के कारण डिप्लॉक की धातुएं जो होती हैं वो रंगीन होती हैं। अब देखिए इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं किस प्रकार कौन सा जो है वो रंगीन होगा, कौन सा रंगीन होता है, वो देखने के लिए हम देखिए उदाहरण लेते हैं एक करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो बोर्ड परीक्षा में कम से कम 2 बार पहले भी पूछा जा चुका है कि Ti और +4 रंगहीन होता है। Ti+4 रंगहीन होता है, क्यों? अगले ने बता दिया रंगहीन होता है, क्यों होता है? देखिए सबसे पहले इसका आंसर देने के लिए बेटा Ti परमाणु जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सीधा लिखने की बात करते हैं तो यार और पहले इलेक्ट्रॉन 4s2 में और 3d2, ये टाइटेनियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और यहाँ देखिए आर्गन के बाद में D में 2 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि ऊपर दिया हुआ है Ti+4 और Ti+4 की कंडीशन में देखिए D के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात यहाँ एक बात और कह सकते हैं कि जिन आयनों की संक्रमण तत्व के जिन आयनों की अक्रिय गैस विन्यास संरचना होती है, अक्रिय गैस विन्यास संरचना या भी कहें आभासी अक्रिय गैस विन्यास संरचना, तो वे सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा?
रंगहीन होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता है। तो Ti+4 जो है उसमें अक्रिय केस विन्यास आर्गन है डी और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि Ti+4 बनने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन हट जाता है, ये इलेक्ट्रॉन हट जाता है, तो Ti+4 रंगहीन होता है। एक नंबर का प्रश्न आएगा, बहुत शानदार। तो परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, तो हम आराम से इजी वे में इसका उत्तर हम देख सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न हुआ Ti+4 का। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, हम इससे संबंधित एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, और देखिए Cu और Cu+1, Cu+1 एक होता है Cu+2। यहाँ ये कहेंगे कि Cu+1 रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, और ये क्या होता है, रंगीन, ये रंगीन होता है, ये रंगीन होता है। तो Cu+1 रंगीन होता है, और Cu+2 जो है वो रंगीन होता है। तो यहाँ देखिए हमें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऊपर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, तो हम लिखते हैं Ar और 4s1,3d10 अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एलिमेंट होता है, कारण हमने आपको पूर्व बता दिया था। और देखिए बेटा Cu+1 की कंडीशन में क्या हो जाएगा, Ar और 3d10 और 4s0। फिर Cu+2 की कंडीशन में क्या आ जाएगा बेटा, Ar और उसके बाद में 3d9, और 3d9 होने का मतलब हम d में यदि इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन यदि हम सबमिट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 हो गया। देखिए यहाँ क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये रहा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Cu+2 जो होता है वो बेटा रंगीन होता है। और यहाँ हम देखिए जिस प्रकार से CO5+2 को नीला तोता कहते हैं, ब्लू विट्राल, नीला तोता, और उसका कारण क्या है, यहाँ देखिए कॉपर की ऑक्सीजन अवस्था +2 है, क्यूप्रिक सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीजन अवस्था +2 होने के कारण Cu+2 विन्यास ये रहा, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो Cu कॉपर सल्फेट जो होता है वो उसको हम बेटा जो है वो नीला तोता के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो है जिंक Zn+2। तो Zn+2 जो होता है, Zn+2 की बात करें तो ये श्वेत रंग का होता है, रंगहीन कह सकते हैं, रंगहीन होता है, रंगहीन। और देखिए Zn+2 का परमाणु Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हो जाएगा आर्गन और 3d10 4s2। उसके बाद में चूंकि मैं बताया कि Zn+2 ऑक्सीजन अवस्था की कंडीशन में विन्यास हो जाएगा Ar3d10, और 3d10 होने का मतलब हो गया बेटा डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो कंप्लीट पूरे भरे में, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, वो अनपेयर नहीं है, और एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं होने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। इसलिए जो है वो हम कह सकते हैं कि Zn जो है वो रंगहीन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आएगा। तो जब तक हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नहीं पता है तब तक जो है वो बेटा हम इसका आंसर नहीं दे सकते। तो डी के अंदर डी में सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, डी में सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित है जिंक में भी, इसलिए जिंक रंगहीन होता है। तो ये हमारे रंग की व्याख्या हो गई डी ब्लॉक तत्व। अगला बिंदु आता है बेटा वो जो है उसका नाम है चुंबकीय गुण। तो डी ब्लॉक की धातुएं जो है वो चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, चुंबकीय गुण। देखिए किसी भी पदार्थ को चुंबकीय गुण, यहाँ हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक की जो संकरण धातुएं हैं उनमें चुंबकीय गुण जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। तो चुंबकीय गुण जो है वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसमें चुंबकीय गुण पैदा हो जाता है। और ये चुंबकीय गुण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति होती है, दो प्रकार की गति के कारण, दो प्रकार की गति के कारण, गति के कारण। तो दो प्रकार की गति कौन सी है, पहली है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, जो कक्षीय गति के कारण, कक्षीय गति के कारण। और दूसरा जो होता है वो चूंकि आपको पता होता है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण, जिसको स्पिन कहते हैं, चक्रण गति के कारण। तो दो कारणों से इन तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन की दो गति के कारण चूंकि आघूर्ण पैदा होता है। इसको हम इसके कारण चूंकि आघूर्ण को बेटा हम μs से प्रदर्शित करते हैं,
इसको म्यू एल से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो आ जाएगा बेटा म्यू टोटल इक्वल टू होता है म्यू एल और प्लस म्यू एस। ये कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की दो गतियों के कारण कुल चुंबकीय आघूर्ण ये होता है। लेकिन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति होती है वो बेटा देखिए वातावरण के संपर्क में होती है। ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं कक्षाओं में, तो ये जो है वो वातावरण के संपर्क में है और वातावरण के संपर्क में होने के कारण कहते हैं कि इस गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण जो है वो शून्य माना जाता है। इसलिए कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ही मानते हैं। इसी चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड आगे वाला जो बिंदु है किस प्रकार चुंबकीय आघूर्ण इन तत्वों के अंदर इन आयनों के अंदर निकालते हैं, किसी यौगिक में चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार व्याख्या करते हैं वो हम कल पढ़ेंगे।